हम इस वीडियो में प्राचीन और मध्ययुगीन समाज MHI 101 का चैप्टर नंबर 2 कांस्ययुगीन सभ्यताएं प्रथम में इस वाले टॉपिक पर थे मेसोपोटामिया और इसके शहर। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को समझेंगे एंड देन लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स करे थे, सेम हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं और फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री में बहुत सारी बुक हैं, मतलब कि 6 बुक्स हैं, 6 पेपर होंगे, 6 पेपर, जिसमें कि जो चैप्टर्स हैं वो सब में ऐसे ही हैं 30, 34, 29, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर हैं। तो हमको जल्दी जल्दी करेंगे तभी हम उसका रिवीजन भी कर पाएंगे चैप्टर्स की। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेसोपोटामिया और इसके शहर। यदि हमें इसी प्रकार कांस्ययुगीन मेसोपोटामिया के व्यक्तित्व को संक्षेप में प्रस्तुत करना हो तो समय से पहले हुए इसके असामयिक शहरी विकास और नगर जीवन की सर्वोच्चता पर इसके सांस्कृतिक झुकाव का जिक्र करना होगा। मिस्र से उल्टा यहाँ अक्सर सत्ता, व्यापार, मार्गों और जमीन के लिए आपस में संघर्ष करते नगर राज्यों की भरमार थी। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, परंतु इस क्षेत्र में बड़े शहरी केंद्रों में अपवाद रूप से आबादी एक जगह पर ही केंद्रित थी। मिट्टी की बनी टिकिया पर कीला अक्षर साहित्य की समृद्धि और सभी सार्वजनिक लेन देन का लिखित दस्तावेज लिखने की प्रवृत्ति मेसोपोटामिया की एक विशिष्टता थी। कीलाकार लिपि, ओके, यह हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, मेरे को ऐसे याद आ रहा है। बेलनाकार मुहरों पर बेहतरीन नक्काशी से लिखाई करके इन्हें गीली मिट्टी की टिकिया पर दबाकर चला दिया जाता था, या फिर जार या किसी मोटरी को मिट्टी की मुहर से बंद कर उन पर भी यह उत्कीर्ण बेलन चला दिया जाता था। इससे पता चलता है कि लोग पढ़ना लिखना सीख रहे थे और सामान्य जीवन में इसका उपयोग भी किया जाने लगा था। यहाँ प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया के प्रति खुलापन रहा है। गणित और खगोल शास्त्र में भी मेसोपोटामिया का योगदान महत्वपूर्ण है। यूफ्रेटस और टिग्रिस मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी? यूफ्रेटस और टिग्रिस, ठीक है। और यूफ्रेटस प्राचीन सभ्यता की जीवन रेखा थी। टिग्रिस में अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आती थी और इसलिए आरंभ में यहाँ कोई बस्ती नहीं बसी। यहाँ भी मिस्र की तरह प्रमुख नदी में आने वाली बाढ़ सिंचाई का प्रमुख साधन थी और खेती करने वाले खुशहाल थे। दक्षिणी मैदानी हिस्से को सुमेर भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ सुमेरियाई लोगों की भूमि थी और वे सुमेरियाई भाषी थे। उन्होंने सबसे पहले नगरों की स्थापना की। सुमेर अर्धशुष्क मरुस्थल है और यहाँ वनस्पति विरल है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के निचले हिस्सों की भूमि दलदल है और छोटे छोटे गांवों तक नाव की सहायता से ही पहुंचा जा सकता था और इस प्रकार से इससे एक दूसरे से जुड़ते थे। मछली मारना एक प्रमुख रोजगार था और बड़े सरकंडों की झाड़ियों में चिड़ियों और जंगली सुअरों का शिकार किया जाता था। कृषि के पूर्ण विकसित होने से पहले आरंभिक सुमेरियाई लोग शिकारी और मछुआरे थे और वे दक्षिणी दलदल से भरे क्षेत्र में रहते थे। सुमेर में इतनी बारिश नहीं होती है कि वहाँ गेहूं और जौ पैदा किया जा सके। यहाँ औसतन प्रति वर्ष 200 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ मसूर, मटर, बीन्स, मोट, प्याज, लहसुन, खीरा, सलाद पत्ता पैदा किया जाता था और गर्मी में खजूर की खेती की जाती थी। पटसन एक तरह का रेशेदार पौधा था। कृषि बहुत कुछ यूफ्रेटस के बहाव पर निर्भर थी। जाड़ा शुरू होते ही यूफ्रेटस बढ़ने लगती थी और नवंबर में तुर्की की पहाड़ियों पर बरसात होने लगती थी और अप्रैल में यह अपनी उफान पर होती थी। ढलुआ जमीन होने के कारण नदी सुमेर में घुसते ही कई शाखाओं में विभाजित हो जाती थी। कांस्य युग में इसकी 5 शाखाएं थी। ये शाखाएं कई उपशाखाओं में विभाजित हो जाती थी और पानी का वेग कम हो जाता था। जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार नवंबर और अप्रैल के बीच एक साधारण तकनीक के द्वारा यूफ्रेटस से पानी को नहरों या गड्ढों और खेतों में पहुंचाया जाता था। पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गड्ढों के आर पार बड़े बड़े ताड़ के पत्ते की बनी चटाइयों को गोलाई में मोड़कर रख दिया जाता था और इसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती थी। जब इस चटाई को एक तरफ से उठाया जाता था तो इससे पानी निकलता था। सिंचाई और हल के उपयोग से प्रति
हेक्टेयर प्रति मजदूर और बोए गए बीज के अनुपात में अनाज की उपज बढ़ी। यूफ्रेटस के पानी में नमक मिला होता था, नील के पानी में ऐसा नहीं था। जब गर्मी के दिनों में जोते हुए खेत में नमक ऊपर आ जाता था और यह फसल की बुआई के लिए नुकसानदेह होता था, इसलिए पारंपरिक रूप से वहाँ के लोग प्रत्येक खेत में एक साल छोड़कर खेती किया करते थे। वहाँ खाली छोड़े गए खेत में बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियाँ उग जाती थी और उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी धसी होती थी, जिससे पानी का स्तर भी नीचे चला जाता था। भेड़ और बकरियां इन झाड़ियों को चरा करते थे। जानवरों के चरने से और मल त्याग करने से खेत उपजाऊ हो जाता था। इस प्रकार पशुपालन और कृषि का साथ साथ विकास हुआ और प्राचीन मेसोपोटामिया में इसके महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए। कैसे देख रहे हो ना आप, धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ रहा है सब कुछ विकास की ओर। खेती के साथ साथ पूरक के रूप में पशुपालन भी हो जाता था और एक ही समुदाय के सदस्यों में से कुछ खेतीहर होते थे और कुछ चरवाहे होते थे। चरवाहे जानवरों को जाड़े और वसंत में चराने के लिए घास के मैदानों या मरुभूमि में ले जाया करते थे और इस प्रकार प्राचीन मेसोपोटामिया में पशुधन बड़ा समृद्ध था और यहाँ से ऊन निर्यात किया जाता था। जिस साल ठीक से खेती नहीं की जाती थी और अनाज पैदा नहीं होता था, उस साल पशुधन यानी दूध और दूध से बने पदार्थ और मछली बड़ा सहारा प्रदान करते थे। लेकिन इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ बहुत उपलब्ध नहीं था। मेसोपोटामिया वासी ज़्यादातर जागरोस और लेबनान से गाड़ी, नाव और छत की शहतीर के लिए लकड़ियाँ मंगवाया करते थे। इसी प्रकार जागरोस, एनाटोलिया और ईरानी पठारों से धातु आयातित की जाती थी। विभिन्न कृषि समुदाय के बीच सिंचाई को लेकर अक्सर संघर्ष होते रहते थे। जो लोग ऊपरी हिस्से में रहते थे वे अधिक पानी का उपयोग करते थे या अत्यंत प्रवाह से नीचे पानी छोड़ते थे और धाराओं की सतह को साफ भी नहीं करते थे। इस सब से निचले खेतों की हानि होती थी। कहने का मतलब यह है कि नीचे रहने वाले समुदायों को ऊपर वाले समुदायों का मुंह जोड़ना पड़ता था। इसलिए इराक में सदियों से सिंचाई को लेकर ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष होता रहता था और उनके बीच नातेदारी के परित्याग का कारण था। इसके अलावा एक बात यह बताने की है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी, क्योंकि बार बार नहरों में गाद भर जाती थी और इन्हें बार बार ठीक करना पड़ता था। कई बार यूफ्रेटस अचानक अपनी धारा बदल लेती थी और वहाँ के निवासी सिंचाई की सुविधा से वंचित हो जाते थे। दूसरे शब्दों में भूमि के लिए हमेशा युद्ध होता रहता था, इसलिए नहीं कि जमीन की कमी थी, परंतु इसका मुख्य कारण वहाँ की अस्थिर पारिस्थितिकी थी। लगभग 5000 BCE के बाद उबेद काल में निचले टिग्रिस और यूफ्रेटस के मैदानी इलाकों पर बस्तियां बस गईं। आरंभ में कुछ छोटी छोटी मछुआरों की बस्तियां थीं, परंतु इसके बाद जल्द ही कृषि जीवन स्थापित हो गया। भौतिक संस्कृति सीमित थी। उबेद काल का महत्व मेसोपोटामिया वासी के खाड़ी के देशों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में मंदिर, जो एक प्रमुख शहरी संस्था बने, उनकी स्थापना यहाँ हो चुकी थी। अभी मंदिर सरल और सामान्य थे, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। मंदिर के फर्श पर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावों के अवशेष मिले हैं, जैसे मछली के कांटे, मिट्टी के बर्तन आदि। अगले उरूक काल में जनसंख्या बढ़ी और कई गांव अस्तित्व में आए। इस युग में हल और पहिए का प्रमाण मिलता है। इस युग के अंत में लिखित दस्तावेजों का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है। उरूक काल के अंत में बेलनाकार मुहर का आविष्कार हुआ और बड़े और भव्य मंदिर बनाए गए। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण स्थल उरूक यानी वर्का है। भौतिक समृद्धि बढ़ी और उसका विस्तार हुआ। अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि दक्षिण में हुई यह उन्नति किस प्रकार यूफ्रेटस के प्रसार और पूर्वी और ईरान में इसके प्रवेश से संबंध है। हम इतना ही जानते हैं कि मेसोपोटामियाई मंदिर स्थापत्य, लेखन और मिट्टी के बर्तनों को सुमेर से बाहर भी कई समुदायों ने अपने भौतिक संस्कृति के साथ साथ अपनाया था। इन पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि व्यापार के कारण ऐसा हुआ हो, परंतु एक बात महत्वपूर्ण है कि शासकों और नगर जीवन के प्रथम प्रमाण मिलने से ठीक पहले मिस्र की तरह ही कम समय में ही एक साथ कई गतिविधियां दृष्टिगत हुई। इस मामले में उरूक का अंतिम चरण लगभग 3300 से 3100 BCE है। ठीक। उरूक का अल्पकालीन जमदात नस्ल
ठीक है। नस्र युग के दौरान लेखन कला और मुहर बनाने की कला में कुछ विकास हुआ। इसके बाद आरंभिक राजवंशों में नगर राज्य की स्थापना हुई और कई मंदिर और किलाबंद महल बनाए गए। अंतिम उरूक से आरंभिक राजशाही युग तक कोई एक निरंतर प्रगति नहीं मिलती है। उरूक में बनाए गए स्थापत्य रूपों को त्याग दिया गया था। आकार और समृद्धि में लगाश जैसे नगर राज्य उरूक से आगे निकल गए थे। देखो, मुझे पता है कि मैं इतना सारा पढ़ रही हूँ, सबको याद नहीं हो रहा है, और मैं चाहती भी नहीं कि ऐसे मतलब किसी को देखो याद भी नहीं होगा। हमको क्या करना है, इसको सुनते जाना है। जब पेपर में आएगा ना, तब देखना कि हाँ, ऐसा लगेगा कि हमने ये सुन रखा है। अगर एकदम ही ब्लैंक होके जाओगे तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा। कम से कम सुना हुआ रहेगा, कान में लीड लगा करके आप ये ऑडियो ही सुन लो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो, उससे भी काम चल जाएगा। हड़प्पा का संसार। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा का संसार। हड़प्पा में भी पश्चिमी एशियाई और मिस्र की तरह ही जीवन यापन के लिए लगभग वही अनाज उपजाए जाते थे और पशु पाले जाते थे। सिंधु के मैदानी इलाकों में जौ और गेहूं के साथ साथ मटर, चना, तिल और सरसों की खेती की जाती थी। कपड़ा बनाने, अभी तक हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, अभी हम हड़प्पा का संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो 11th का था एंड देन ये 12th क्लास में था। कपड़ा बनाने के लिए कपास उगाया जाता था। भेड़, बकरी और अन्य पशुओं की हड्डियां मिलने से यह बात प्रमाणित होती है कि उस समय पशुपालन पर भी जोर दिया जाता था और पश्चिमी एशियाई प्रजातियों के साथ साथ ठेठ भारतीय किस्म के पशु भी शामिल थे। कच्छ में बाजरा होने के प्रमाण, यानी जो गुजरात में प्रमाण मिलते हैं, और लोथल में मिट्टी के बर्तनों में धान के भूसे के प्रमाण मिलते हैं। मुख्य हड़प्पा क्षेत्र पश्चिमी एशिया के शीत वर्षाकाल क्षेत्र और दक्षिण एशिया के मानसून वर्षा व्यवस्था के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है। पंजाब में जाड़े के मौसम में 120 मिलीमीटर और सिंध में मात्र 30 मिलीमीटर वर्षा होती है, परंतु दोनों ही क्षेत्रों में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है। परंतु इतनी वर्षा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेहूं और जौ शीतकाल में होने वाली फसलें हैं। वर्षा से भी ज़्यादा भरोसेमंद और महत्वपूर्ण पानी का स्रोत भूमिगत जल है। आप याद रखें कि मोहनजोदड़ो शहर में घरेलू उपयोग के लिए लगभग 700 कुएँ थे। याद है हमको, ये हमारे कौन सी क्लास में था? 12th में था, 700 कुएँ। पाकिस्तान में हकरा नदी के किनारे, जो अब सूखा इलाका है, पानी का स्तर ऊंचा था उस समय पर और कुओं का ज़्यादा उपयोग होता था। पश्चिमी सिंध के कई हड़प्पाई स्थलों में प्राकृतिक झरने या उत्सुक कूप मिले हैं, कुछ यानी कि कुएं। कुछ समय पहले तक सिंध और पश्चिमी पंजाब में कुओं से सिंचाई होती थी और यहाँ गेहूं की खूब अच्छी फसल हुआ करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कराची के निकट एक छोटी हड़प्पाई बस्ती अल्लाह दिनों में पत्थर से बने उत्सून कुओं से पानी खींचा जाता था। सौराष्ट्र में लोथल और अन्य बस्तियों में 19वीं शताब्दी तक निचले नांद में भरे पानी से गेहूं की सिंचाई की जाती थी क्योंकि गुजरात में जाड़े के मौसम में वर्षा नहीं होती थी। कच्छ में खादी द्वीप के ढोलावीरा में कोई बारहमासी नदी नहीं थी। बांध बनाकर छोटी छोटी पानी की धाराओं से तालाब भरे जाते थे और फिर यहीं से शहरों को भी पानी की आपूर्ति की जाती थी। परंतु सवाल यह है कि सिंधु नदी की क्या भूमिका थी? सिंधु नदी में यूफ्रेटस से लगभग 8 गुना और नील से लगभग 2 गुना पानी प्रतिवर्ष बहता है। पानी ज़्यादा होने के साथ साथ जमीन के ढलवा होने के कारण सिंध की धार भी सबसे तेज थी, इसलिए यह एक विनाशकारी नदी है। लेकिन इसमें छोटी मोटी बाढ़ें नहीं आया करती हैं। बाढ़ का अधिकांश पानी पश्चिमी नारा जैसे बने बनाए और चौड़े रास्तों से निकल जाती है, परंतु सिंधु नदी ने कई बार सैकड़ों गांवों को तबाह किया है। अलग अलग मौसमों में बाढ़ का अंदाजा भी अनूठा था। अगस्त में यह अपने उफान पर होती थी। हिमालय में हुई भारी वर्षा के कारण और अप्रैल तथा फरवरी में जो गेहूं और जौ का मौसम होता है, नदी में पानी बहुत कम रहा करता है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल में इन शीतकालीन फसलों के लिए नहर से सिंचाई संभव नहीं रही होगी। इसके अलावा जहाँ बाढ़ आती होगी और बाढ़ थोड़े समय के लिए ठहरती होगी और जमीन पूरी तरह पानी सोख लेती होगी, वहाँ शीतकालीन फसल उगाने के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होती होगी। जिन इलाकों में इतनी बाढ़ नहीं आती होगी, वहाँ किसान पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे कि झरना, गड्ढा, तालाब या झील का उपयोग करते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि नील और यूफ्रेटस घाटी की अपेक्षा यहाँ सिंचाई के लिए ज़्यादा श्रम लगाना होता होगा। नीचे से पानी खींचकर पटाने के लिए
पटाने के लिए जानवरों का भी उपयोग किया जाता था होगा। इसलिए संभवतः इस क्षेत्र में पशुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है। इस प्रकार की व्यवस्था में भेड़ और बकरी चराने वाले गड़ेरिये को छोड़कर अन्य दूसरे पशुओं को आसपास के इलाके में ही चरना पड़ता होगा। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि हड़प्पा की खेती में शीतकालीन कृषि के दौरान श्रम की किल्लत पड़ती होगी और फसल या खेती करने के लिए पशुपालन एक जरूरी कारक होगा। मिस्र और सुमेर की तरह हड़प्पा की बस्तियों से अच्छी लकड़ी या पत्थर या धातु के स्रोत बहुत दूर नहीं थे। उत्तरी पंजाब में शीशम, गुजरात में टीक जैसी लकड़ियां उपलब्ध थी। रोपड़ जैसी बस्तियों से शिवालिक की ओर जाना आसान था और मोहनजोदड़ो के घरों की छतों में शहतीर लगाने के लिए देवदार की लकड़ियां वहीं से मंगाई जाती थी। मिठाथल और राखीगढ़ी के दक्षिण में समीप ही दक्षिण राजस्थान के तांबा बनाने वाले कबीले रहा करते थे। सौराष्ट्र के तट से कौड़ियाँ बटोरी जाती थी। सिंधु घाटी के मुख्य क्षेत्र में रोहरी से स्फटिक मिला है, जिसका उपयोग पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में घरेलू उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की प्राचीन राजशाही और पहले मध्यवर्ती काल और सुमेर में बाद की आरंभिक राजशाही से लेकर इसिन लारसा काल के समकालीन था। यहाँ दोबारा विस्तार से इसे नहीं दोहराया जा रहा है, परंतु कुछ बिंदुओं को हम दोहरा सकते हैं। लगभग 3300 से 2600 BCE तक का समय निर्माण काल था, जिस दौरान सिंधु नदी के मैदानी इलाकों में खेतीहर बस्तियों के फैलाव और शहरी काल की तरह ही फसल उगाए जाते रहे और पशुपालन होता रहा। कपास की भी खेती की जाती थी और बड़ी संख्या में हड्डी का सुआ यानी बिना छेद की सुई मिलने से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उस समय चमड़े का उपयोग होता था। प्रारंभिक काल में ईंट से घर बनाए जाते थे, कुओं का उपयोग होता था, तांबे का उपयोग शुरू हो चुका था, गहनों में सीप और सेलखड़ी पत्थरों का उपयोग होने लगा था, खेती में हल का उपयोग होने लगा था। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जैसे दूरदराज इलाकों से संपर्क स्थापित हो रहा था। क्षेत्रीय संस्कृतियों की मौजूदगी के बावजूद इनके बीच इनका संपर्क काफ़ी सघन था। विरोधाभास यह है कि विभिन्न समुदायों के बीच आज भी युद्ध का प्रमाण मिला है और कई बस्तियों की बाहरी दीवार और परकोटा भी मिला है। मेहरगढ़ और रहमान देहरी नामक 2 सीमांत गांव विकसित हुए और इनका आकार काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ कई तरह की शिल्प कलाओं का काम होता था और संभवतः यह कबीलाई सत्ता केंद्र भी थे। संभवतः इन दोनों केंद्रों में स्थानीय खेतीहरों और घुमंतू चरवाहों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया में सरदार बनने की प्रथा विकसित हुई होगी। घूम घूम कर अपने जानवरों को चराने वाले चरवाहे जाड़े के दिनों में बलूचिस्तान के पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में चले जाते थे। मिस्र और सुमेर की तरह दक्षिण एशिया में भी कुछ तकनीकों के क्रमशः विकास के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कभी कभी बस्ती में अचानक बदलाव या अलगाव दिखाई पड़ता है, जैसे इस पूर्ववर्ती युग के बाद कई स्थलों का परित्याग और दूसरे काल में नए गांव या शहरों की स्थापना। उदाहरण के लिए रहमान देहरी और मेहरगढ़ में हड़प्पा युगीन शहरों के लक्षण नहीं मिलते हैं, जबकि ये गांव अंशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थे। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि शहरी काल में बाह्य संपर्कों की पद्धति में भी परिवर्तन हुआ। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के स्थल रास्ते के बजाय ओमान, बहरैन और दक्षिणी सुमेर से समुद्र के रास्ते व्यापार शुरू हुआ। घरेलू कार्यों के लिए और गहने जेवर बनाने के लिए हाथी के दांत पर नक्काशी की हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। बड़ी मात्रा में स्फटिक का प्रयोग होने लगा। चमकदार लाल कार्नेलियन पत्थर की लंबी और पतली माला बनाई जाने लगी। छोटे कार्नेलियन माले पर उजले रंग की डिज़ाइन बनाई जाने लगी। मुहरों पर आमतौर पर जंगली जानवरों का चित्र बनाया जाने लगा। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। उत्कृष्ट और अच्छी कोटि के सोने के गहने बनने लगे। संग्रहण के लिए पक्की हुई ईंटों की इमारतें मिलती हैं और लेखन कला विकसित हुई। हड़प्पा युग के शहरी जीवन की ये कुछ खास विशेषताएं थी। पेपर में आ सकता है ना कि हड़प्पा काल की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताओ। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता।